नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। न्यूज एंड व्यूज में हमारी कोशिश होती है खबरों के उस नजरिए से आपको वाकिफ कराने की जो आपकी जिंदगी, जरूरतों और जानकारियों को प्रभावित करती है। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुए पेपर लीक की, जिसने बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्रों को ठग लिया। ठगा इस मामले में इसलिए क्योंकि उनकी परीक्षा रद्द हो गई। विश्वविद्यालय प्रशासन जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दे रहा है, पर क्या वाकई ऐसा होगा, इसकी पड़ताल हम करेंगे। इसके साथ बहस यूनिवर्सिटी से निकलकर स्कूलों में जाएगी, क्योंकि अब जो इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाएगा उसमें राजस्थान के सूरमाओं के किस्से होंगे, जिन्होंने अपने समकालीन आक्रांताओं से लोहा लेकर बहादुरी के नए आयाम गढ़े। इसके साथ ही बात होगी प्रदेश में प्रभावित किसानों की, जिन्होंने मुआवजा लेने से इनकार कर उसके बदले काम की मांग की है। इनकी मांग के पीछे कोई हैरानी के तथ्य नहीं है, बल्कि तत्कालीन जरूरत है। और आखिर में बात नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जिसे पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। इसके जरिए देश के शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी। इन तमाम न्यूज पर व्यूज लेकर हम जुड़ेंगे कई खास मेहमानों के साथ और बात करेंगे तमाम खबरों की विस्तार से न्यूज एंड व्यूज में। न्यूज एंड व्यूज में आज कोर्स बुक्स में बदलाव की तैयारी। अकबर नहीं, महाराणा प्रताप होंगे द ग्रेट, वीरों का होगा गुणगान। मुआवजे पर मोर्चाबंदी, विधानसभा में तकरार, सीएम के विदेश दौरे पर उठा सवाल। दस शहरों में लॉन्च हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब नहीं घुटेगा दम, मगर पीएम की पहल को चाहिए सबका साथ। न्यूज एंड व्यूज में डिबेट नंबर 1, राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षा में पेपर लीक, छात्रों की जगह यूनिवर्सिटी फेल, जांच का भरोसा देकर चेहरा छिपा रहा प्रशासन। तो न्यूज एंड व्यूज में डिबेट नंबर 1, पेपर लीक। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सोमवार को होने वाली बीकॉम फर्स्ट ईयर का पेपर रद्द हो गया है। एक बार फिर से एक और पेपर रद्द हो गया। वजह पर्चा लीक होना, वही पुरानी वजह जो हर बार सामने आती है। कुछ लोग इस पर्चे को जी राजस्थान के दफ्तर में दे गए थे। इस घटना के बाद में यूनिवर्सिटी प्रशासन सवालों के घेरे में है। हालांकि अपनी नाक बचाने के खातिर वो जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दे रहा है। एक बार फिर चर्चा में है राजस्थान यूनिवर्सिटी। मामला इस बार पर्चा लीक से है। विश्वविद्यालय में इन दिनों परीक्षाएं चल रही हैं। सोमवार को बीकॉम फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का पर्चा था। पर्चा शुरू होता इससे पहले कुछ लोग जी न्यूज के दफ्तर में पर्चे फेंक गए। मतलब वो पेपर आने वाला था, वो पहले ही आ चुका था। इस बाबत जब यूनिवर्सिटी के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने मान लिया कि पेपर लीक हो चुका है। बस मैं जानना चाहती हूँ, जो पेपर मैंने भेजा है वो सही है या गलत है? नहीं, वो सही है। पेपर लीक है? पेपर सही है, ये कह सकते हैं। क्या वही पेपर है? हाँ, जो आपने एग्जाम बच्चे दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल वही पेपर। इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय ने जांच का भरोसा दिया है और कार्रवाई की बात कही है। नहीं, आप प्लीज 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 अंडरस्टैंड, प्लीज हाँ सर, अंडरस्टैंड नमस्कार भैया, प्लीज प्लीज कराओ कराओ। हाँ बोलो बोलो, करवाओ करवाओ। जी न्यूज से आया था तो फिर मैं तुरंत जगदीश जी के, हाँ सर मिल रहे हैं, वो पूरे क्वेश्चन मिल रहे हैं उसमें। ये सूचना तो आपने कंफर्म कर ली, जो आप व्हाट्सएप पे अवेलेबल था सर। पेपर लीक को मानते हुए विश्वविद्यालय ने आनन फानन में परीक्षा रद्द कर दी। विश्वविद्यालय घटना को गंभीर तो मान रहा, पर यह बता पाने की स्थिति में नहीं है कि आखिर ये लीक हुआ तो कैसे। न उसके पास उन छात्रों के सवालों के जवाब हैं जिन्होंने पूरे साल इसकी तैयारी की, लेकिन वो यूनिवर्सिटी की लापरवाही का शिकार हो गए। कुल मिलाकर विश्वविद्यालय की नाक तो कट चुकी है। अब वो साख बचाने के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेगा या फिर लीपापोती कर छोड़ देगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। अदिति शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर। और चलिए इस खबर पर चर्चा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, इस पर व्यूज जरूरी है, क्योंकि प्रदेश में तमाम परीक्षाओं में ये गड़बड़ झाले देखने को मिलते हैं। ठगा हुआ स्टूडेंट्स अपने आप को महसूस करते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो गए। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े रहेंगे। शिक्षा मंत्री वसुदेव देवनानी मेरे साथ होंगे। देवनानी साहब, बहुत स्वागत है आपका। गोविंद सिंह डोटासरा होंगे मेरे साथ, कांग्रेस के विधायक हैं, विधानसभा में सचेतक हैं। डोटासरा साहब, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जेपी सिंघल साहब शिक्षाविद होंगे,
मैं सिंघल साहब आपका भी स्वागत करता हूं। कुछ देर में वसुदेव देवरानी साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, मैं उनके पास भी चर्चा के लिए जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं सिंघल साहब आपके पास आता हूं एक शिक्षाविद की हैसियत से। आप क्या देखते जब यह पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में और तमाम दूसरे एग्जामिनेशंस में पेपर लीक ऐसी खबर हो गई है जो बड़ी आम खबर है, रोज अखबारों में पढ़ लीजिए, रोज हम ये खबर दे देते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, आजकल हर एग्जाम के पेपर लीक होते हैं, शर्मनाक है। शर्मनाक घटना है और बहुत चिंता की बात भी है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जिसे बहुत अच्छे विश्वविद्यालयों में माना जाता था और माना जा रहा भी है, उसमें पेपर लीक हो जाना लगता है कि सिस्टम फेल्योर है। ये सिस्टम में कोई कमी है, क्योंकि विश्वविद्यालय के द्वारा जो पेपर बनवाया जाता है, तैयार कराया जाता है, जिस तरीके से भेजा जाता है केंद्रों पर, उस सिस्टम में कहीं न कहीं कोई खामी है और निश्चित तौर पर यह जांच का विषय है, जांच की जानी चाहिए। और जो भी दोषी व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का और किसी भी पद पर रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उस पर निश्चित तौर से कठोर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। ये हमेशा एक ऐसा कार्य रहा है जो निश्चित तौर से विश्वविद्यालय और शिक्षा के जो मंदिर हैं हमारे विश्वविद्यालय, उन पर एक कलंक कहा जा सकता है। उसमें निश्चित तौर से कुछ लोग जिम्मेदार हैं, जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई प्रशासन को करनी भी चाहिए, प्रारंभ भी की है कार्रवाई। लेकिन निश्चित तौर से छात्रों को इससे नुकसान होगा। छात्र जिस मेहनत से परीक्षा देने आते हैं, उन्हें पुनः इसी प्रकार की परीक्षा को देना होगा। ये निश्चित तौर से एक नुकसान की बात परीक्षा विद्यार्थियों के लिए कही जा सकती है भी, लेकिन ये एक खराब सूचना है, अच्छी बात नहीं है किसी विश्वविद्यालय के लिए। और इसलिए विश्वविद्यालय की पूरी जो सिस्टम है उसकी पूरी जांच भी की जानी चाहिए, उसमें क्या क्या परिवर्तन किए जाने हैं वो भी किए जाने चाहिए, और आगे इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो, इसकी कोई ठोस व्यवस्था हो जानी चाहिए। बार बार हम ये कहें कि अब पेपर लीक हो गया, आगे हमने शायद वो व्यवस्था कर ली है जिसमें नहीं होगा, उससे काम सिंघल साहब हुआ क्या पता है आपको? हुआ ये कि आज हमने जब ये मामला उठाया उसके बाद में हमने जवाब लेने की भी कोशिश की। सिंघल साहब देखिए, हमने जवाब लेने की भी कोशिश की, जवाब ये मिला कि हम तो पेपर छापते हैं, बनाते हैं, सब चीजें होती है और उसके बाद में हम उसको एक जगह पर भेज देते हैं और फिर वो कॉलेज जिम्मेदार ज्यादा होता है, जहां पर उस पेपर को भेजा गया वहां से आउट हो जाए तो हो जाए, इसमें हमारी क्या गलती। लेकिन सवाल तो मैं ये पूछ रहा हूं ना, नैतिकता के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं बनती? जिस व्यक्ति के ऊपर या जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर जिम्मेदारी है, क्या वहां पर तत्काल कार्रवाई नहीं बनती? को भेजा गया वहां से आउट हो जाए तो हो जाए, इसमें हमारी क्या गलती। लेकिन सवाल तो मैं ये पूछ रहा हूं ना, नैतिकता के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं बनती? जिस व्यक्ति के ऊपर या जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर जिम्मेदारी है, क्या वहां पर तत्काल कार्रवाई नहीं बनती? नहीं, तत्काल कार्रवाई बनती है, लेकिन क्योंकि अभी ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये पेपर जो लीक हुआ वो किस स्तर पर हुआ, कहाँ हुआ। कई स्तर हैं जो कि परीक्षा से जुड़े हुए हैं। एक स्तर है जो परीक्षक है, जो परीक्षा के लिए इस प्रकार के पेपर तैयार करता है, टीचर्स कहे जा सकते हैं, शिक्षक कहे जा सकते हैं। दूसरा है जहां पर इसको प्रिंटिंग की जाती है। तीसरा है कि इस प्रकार का पेपर उस महाविद्यालय और केंद्र पर जाता है जिस केंद्र पर विद्यार्थियों को परीक्षा देनी है। अब वो किस स्तर पर इस प्रकार का हुआ है, तो ये तय कर पाना बहुत कठिन है तुरंत ही पेपर लीक करने के साथ साथ कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जो भी जिम्मेदार है उस पर निश्चित तौर से कार्रवाई होनी ही चाहिए, उसमें कोई कारण नहीं है कि कार्रवाई न की जाए, लेकिन उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये भी कहा जाता है कानून में कि अगर मान लीजिए किसी को दंड देना है तो दंड उस व्यक्ति को न दिया जाए जिसने कोई अपराध ही नहीं किया है। तो अपराधी का पता लगना ही चाहिए और अपराधी का पता लगते ही उस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जरूर कहा जा सकता है कि इसमें तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए ताकि तुरंत ही इस प्रकार के देवरानी साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। देवरानी साहब मैं आपके पास में आता हूं, बहुत स्वागत भी मैं करता हूं। मामला ये है देवरानी साहब, मामला ये है राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीकॉम का आज पेपर लीक हो गया। मैं हालांकि उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है देवरानी साहब, पर बहुत गंभीर है ये। पेपर्स इस तरह से लीक होने लगे, बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ होने लगा, कैसे चलेगा साहब? निश्चित रूप से यह विषय गंभीर भी और चिंताजनक भी है, लेकिन ये कहना कि पेपर लीक होने लगे हैं, पिछले वर्षों की तुलना में इस बार शायद पहले पेपर की जानकारी आई है। हालांकि एक भी पेपर लीक होता है तो इससे विद्यार्थियों का, शिक्षा जगत का निश्चित रूप से चिंताजनक बात है। लेकिन फिर भी मैं इस बार कह रहा हूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक भी पेपर न 10वीं न 12वीं न 8वीं कोई लीक हुआ, हमने सुचारू रूप से करवाई।
लेकिन यूनिवर्सिटियों में आज ये पहली बार हुआ है। इसको तुरंत इसकी जांच होनी चाहिए और संबंधित व्यक्ति निश्चित रूप से जांच के दौरान जो दोषी पाया जाए या जिसकी कहीं उपेक्षा, कहीं उसने गलती की है या लापरवाही बरती है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसको सुव्यवस्थित करने से ही परीक्षा की गरिमा को बनाए रखा जा सकता है। ऐसा नहीं लगता देवरानी साहब, जांच में बातें इतनी उलझ जाती हैं, वक्त इतना लग जाता है कि लोग भूल जाते हैं कोई पेपर भी लीक हुआ था, इतना लंबा वक्त लग जाता है। क्यों नहीं तत्काल एक कार्रवाई करते हुए एक मैसेज तो कम से कम दिया जाए ना, कि जिसकी कई बार हम देखते हैं रेल एक्सीडेंट भी होते हैं पर रेलवे मिनिस्टर इस्तीफा दे देते हैं, भले ही उनकी वजह से हो ना हो, लेकिन पर यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई तो बनती है ना साहब। ये समयबद्ध इसकी जांच होनी चाहिए और जो प्राइमा फेसी कोई ध्यान में आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी तत्काल की जानी चाहिए। लेकिन जब तक प्राइमा फेसी स्पष्ट न हो तब तक कहना है कि समयबद्ध जांच हो। क्यों आजकल टाइम बाउंड की कमी रहेगी, अनिश्चित काल तक आपने कहा चलती रहती है, ये ठीक नहीं है। लेकिन तय कब 10 दिन के अंदर करेंगे, 15 दिन के अंदर करेंगे और जांच करके दोषी व्यक्ति को निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि परीक्षाओं की गरिमा भी बनी रहे और जो विद्यार्थी पढ़ते हैं लिखते हैं उनके साथ भी अन्याय न हो। डोटासरा साहब भी मौजूद है। डोटासरा साहब, क्या कहेंगे आप? यूनिवर्सिटी का पर्चा लीक हुआ, वो सारे के सारे छात्र आज एडम ब्लॉक तक गए अपना रोष प्रकट करने के लिए, क्योंकि वो तो भाई तैयारी के साथ आए थे। 2 बजे तक उन्होंने एग्जाम दिया, उनको पता चला बाहर आते ही कि तो पर्चा लीक हो गया, साल भर की मेहनत उनकी पानी फिर गई, अब उनको फिर से तैयारी करनी होगी। ये शर्मनाक ज्यादा है नहीं? एक पेपर लीक होने पे विद्यार्थी की, छात्रों की पूरे साल का जो है वो मेहनत बेकार चली जाती है। और ये सरकार देवयानी जी से मैं कहना चाहूंगा कि जब से बनी है केवल मात्र बातें ही बातें कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है। आपने देखा आरपीएमटी में हमारे पेपर लीक हुए थे, दोबारा एग्जाम करानी पड़ी। डोटासरा जी, आपके समय में कितने पेपर लीक हुए आपको पता भी है क्या? वीसी उन्होंने कहा राम बाबू जी ने, कांग्रेस ने लगाया था, तो आपने क्या हटा दिया क्या उनको? उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर दी क्या? आज तक जो आरपीएमटी के छात्र थे उन पे कुछ नहीं हुआ। आज फर्स्ट ईयर कॉमर्स इकोनॉमिक्स का जो है बीकॉम का पेपर लीक हो गया और आप फिर कह रहे हैं समयबद्ध तरीके से करना चाहिए। करेगा कौन? सरकार आपकी है, आपको पहल करनी चाहिए। आईटीआई का पेपर लीक हो गया, आपके आरपीएमटी का पेपर लीक हो गया, आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर का पेपर लीक हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जवाबदारी क्यों नहीं लेते? आपकी मुख्यमंत्री जी तो विदेशों में घूम रही है और यहाँ इस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, तो समझिए कि सरकार आपने लोगों से बहुत बड़े वादे किए थे। देवनानी जी, आपने लोगों से बहुत बड़े वादे किए थे कि ये कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं, पेपर लीक हो गए विदेश दौरे से, आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। और मैं समझता हूं कि आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उच्च शिक्षा मंत्री जी को जिम्मेदारी लेते हुए इस पे तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आगे से इस तरह की पेपर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, उच्च शिक्षा मंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए तत्काल। देवनानी साहब, बस इतनी सी बात है। अकेला है मैं थोड़ा सा इजाजत हो तो समय काल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और यूनिवर्सिटियों के कितने पेपर लीक हुए? हालांकि मैं राजनीति नहीं करना चाहता था, तो फिर आप हमें दोष किस बात के लिए दे रहे हैं? आप हमें फिर दोष किस बात के लिए दे रहे हैं? अगर हमारे समय में हुआ तो क्या आपके समय में भी करोगे क्या? आपने तो स्वराज संकल्प यात्रा में बहुत बड़े वादे किए थे। आपने कहा था कांग्रेस फेल हो गई है, पेपर लीक हो रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, बच्चों को बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आप हम क्या कर रहे हैं? आप कौन से को रोजगार दे रहे हैं, कौन से पेपर? सिंगल साहब, मैं आपको बीच में लाता हूं, फर्क क्या रह गया? मैं आपको बीच में लाता हूं। मारवाड़ में क्या होता है? सुशासन देने का मारवाड़ में कहावत है, आपने मारवाड़ में कहावत है, TTMM, तू थारी मैं मारी। देखिए, राजनीति का विषय ही नहीं है ये, तू मैं करने का विषय नहीं है ये। विषय तो ये है कि भाई ऐसा ना हो, है कि नहीं है सिंगल साहब? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मैं थोड़ा ये कहना चाहूंगा कि जो सिस्टम है हमारे विश्वविद्यालयों में या हमारे महाविद्यालयों में, उस सिस्टम की जांच की जानी चाहिए। और ये बात देवनानी जी ने बहुत ठीक कही है। डोट साहब तो कह रहे हैं कि ये
पर्चे लीक सरकार में हो रहे हैं, हमें सरकारों की बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा में क्या वास्तव में इसका नुकसान शिक्षा को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब नुकसान हो रहा है तो हम सब मिलकर के ये तय करना चाहिए कि कहां कमी है, किस सिस्टम में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, ताकि उसमें सुधार किया जा सके और भविष्य में ना हो। ये बहुत अच्छी बात की देवनानी जी ने कि टाइम बाउंड होनी चाहिए, तय कर दिया जाना चाहिए कि 10 दिन के भीतर इस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी व्यक्ति पाया जाएगा उसको दंडित किया जाएगा। तो उससे लोगों को एक मैसेज भी जाएगा, एक संदेश भी जाएगा और आगे आने वाली जो व्यवस्था है उसमें सुधार भी होगा। ये काम हम सबको मिलकर के करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, क्योंकि ये विद्यार्थियों का और शिक्षा का हित से जुड़ा हुआ प्रश्न है। शिक्षा के हित से जुड़ा हुआ प्रश्न होने के नाते हम सबको मिलकर के इस सिस्टम में सुधार लाने के कुछ सुझाव देने चाहिए, बताना चाहिए कि हमको लगता है कि इसमें ये सुधार किया जाए। तो यही बात है। सिंगल साहब जो कह रहे हैं ना देवरानी साहब, उसका मतलब ये है सिस्टम में कई ऐसी खामियां हैं जहां पर जब ऐसे मामले सामने आते हैं इतने लाइटली, ठीक है हो गया, एक पेपर लीक होता रहा है, हो गया है, लेकिन आपकी अच्छी बात ये थी कि टाइम बाउंड हो, उसकी तारीफ हो रही है, लेकिन अभी तक एक बयान ऐसा नहीं आया कि टाइम बाउंड कार्रवाई हो जाएगी। बस मैं ये चाहता हूं आप ये आश्वासन दे दें। अभी आज सुबह ही हुआ है, निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से इस विषय पे अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र सरकार करेगी, इतना मैं आश्वस्त करता हूं। इससे इसीलिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। सरकार किसकी है, सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन शिक्षा का एक गुणवत्तापूर्ण एक सिस्टम जो है वह निष्पक्ष रहना चाहिए। इसके लिए सारे लोगों को मिलकर के इसको प्रयत्न करना चाहिए। मैंने तो यही कहा, जब उन्होंने सीधा वादों पे और सरकार पे आरोप आया तो मुझे उत्तर देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिल्कुल। डोटासरा साहब, कहां आप मुख्यमंत्री साहब के बाहर जाने की बात करने लगे? ये तो एक ऐसा सिस्टम सुधारने की बात है ना। मैं तो आपसे सकारात्मक आंसर चाहता था, जवाब चाहता था। जब उच्च शिक्षा मंत्री कोई जवाब नहीं दें, मुख्यमंत्री यहाँ प्रदेश में मौजूद नहीं हो, तो इन पेपर लीक वालों का जो लीक कर रहे हैं, जिस तरह से सिस्टम में कमी आ गई है, उसके बारे में कौन जवाबदारी कौन लेगा? आप ये बताइए। जवाबदारी आज आरपीएमटी के पेपर लीक हुए थे, आज क्या हो गया, 12 महीने हो गए, आप देखिए दोबारा एग्जाम करानी पड़ी। आज तक मुख्यमंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने, किसी ने भी कोई जांच की क्या इसके बारे में? राजनीति नहीं होनी चाहिए ना। आश्वासन दे दिया, देवनानी साहब ने आश्वासन दे दिया, नहीं होगा तो हम फिर से डिबेट करेंगे, फिर से डोटासरा साहब को बुलाएंगे, फिर आपको मौका देंगे और फिर आप बोलिएगा, तब जायज होगा। ठीक है, देवनानी साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे, डोटासरा साहब भी जुड़े रहेंगे हमारे साथ, सिंगल साहब भी जुड़े रहेंगे। एक और इंपॉर्टेंट विषय है, उस पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से जब वापस लौटेंगे न्यूज ये है कि अकबर की जगह उनको रिप्लेस राजस्थान के सूरमाओं से किया जा रहा है। व्यूज इस पर लेंगे कि क्या रिप्लेसमेंट जरूरी था या साथ साथ भी हो सकता था। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। न्यूज एंड व्यूज में आगे है, कोर्स बुक्स में बदलाव की तैयारी, अकबर नहीं महाराणा प्रताप होंगे द ग्रेट, वीरों का होगा गुणगान। 134A 1 by 1 अमूल इनरवेयर जियो दिनक दिन दा। आशीष ग्रुप जयपुर में फागी रोड पर लेकर आए हैं आकृति एनक्लेव, जेडीए अप्रूव्ड रेजिडेंशियल टाउनशिप, सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण आवासीय योजना। कॉन्टैक्ट आशीष ग्रुप 9314111144। इतने से पर है और तू मुझे कितना उड़ा रहा है? मैं तो बस चिल कर रहा था। इन कपड़ों में ऐसे चिल नहीं रे बाबा, बाहर आ जा और इनको उड़ा। चल जब भी होती है खबरों की बात, जब बिछाई जाती है सियासी बिसात, जब उठते हैं आपके सरोकारों से जुड़े सवाल, हम बताते हैं आपको हर सूरत हाल, बेनकाब करते हैं हर दागदार चेहरा, दिखाते हैं आपको खबरों के पीछे की खबर।
एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। एक चेहरे के पीछे कई चेहरे होते हैं और उन चेहरों के कई रंग। कुछ हालात बयां करते हैं, कुछ दर्द को छुपा लेते हैं। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जो होता है वैसा दिखता नहीं। करेंगे जाने माने चेहरों से आमने सामने की बात, फेस टू फेस पुरुषोत्तम वैष्णव के साथ, रविवार रात 8 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। न्यूज एंड व्यूज में डिबेट नंबर 2, कोर्स बुक्स में बदलाव की तैयारी। अकबर नहीं महाराणा प्रताप होंगे द ग्रेट, वीरों का होगा गुणगान। ब्रेक के बाद न्यूज एंड व्यूज लगातार जारी है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये प्रदेश के लिहाज से, इसको समझना भी जरूरी है और इस पर व्यूज लेने भी जरूरी है, क्योंकि राज्य सरकार अब बच्चों को पाठ्यक्रम में बदलाव करने जा रही है। होते रहे हैं, राजनीति भी इस पर होती रही है, लेकिन एक बार फिर से होने जा रहा है। बदलाव के तहत अब बच्चों को महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, हेमू कालाणी, वीर सावरकर के बारे में पढ़ाया जाएगा, जबकि अकबर को आउट किया जाएगा और यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। ये देखिए, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे, तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अकबर ग्रेट रहा होगा, पर अब नहीं। कम से कम बच्चे यही सच जानेंगे, क्योंकि अकबर की बहादुरी एक्सपायर होने वाली है। अकबर की बहादुरी के चैप्टर को सरकार लुप्त कर देगी। उसकी जगह नया सबक महाराणा प्रताप का होगा। और सिर्फ प्रताप ही नहीं, दुर्गादास राठौड़, महाराजा सूरजमल, वीर सावरकर और हेमू कालाणी बराबर के साझीदार होंगे। ये उन गलतियों का सुधार है जो वामपंथियों से इतिहास लिखवा कर की गई। कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए अब नई किताबें आएंगी। ऐसा प्रताप तो देश में और राजस्थान में महान तो प्रताप रहा है, उसमें अकबर का जिक्र जिस सीमा तक आना होगा उस सीमा तक आएगा। कि उस पाठ से अकबर का नाम गायब किया जाए, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि उस पाठ को प्रताप महान के रूप में पढ़ाया जाए। तो अकबर का जिक्र तो होगा, लेकिन महान तो प्रताप ही रहेगा। इन सभी की बहादुरी के किस्से से किसी को ऐतराज नहीं हो सकता, मगर मुगल शासकों में अकबर की महानता सिर्फ बहादुरी के मायने में ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के प्रति उसके प्रेम, यहाँ के धर्मों के प्रति सम्मान और व्यापक नजरिए को लेकर समझनी जरूरी है। इतिहास लेखन का कार्य जो है वो बहुत ही गंभीर किस्म की बात है, और उसमें ऐसे लोग जो कि किसी एक पंथ विशेष से, गुट विशेष से जुड़े नहीं हों और जो बिल्कुल निरपेक्ष सोच रखते हों, उन्हीं को इतिहास लेखन के कार्य में सामने आना चाहिए। इतिहास का विवाद भी यही है कि क्या सही और क्या गलत है। खैर, बच्चों, अकबर को छोड़ो और महाराणा प्रताप से रिश्ता जोड़ो, इस पर बहस की गुंजाइश है या नहीं, लेकिन कई सारे सवाल जरूर हैं जिनके जवाब तलाशने की तलब जरूर उठ सकती है। अदिति शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इतिहास की किताबों को लेकर हमेशा चर्चा होती रही है और ये चर्चा तब और बलवती हो जाती है, यूं कहे कि तब और ज्यादा चर्चाएं होती हैं जब बीजेपी की सरकार आती है। वसुदेव देवनानी साहब हैं, डोटारा सरा साहब हैं, सिंगल साहब हैं। देवनानी साहब, मैं आपके पास आता हूं। चर्चा में हम इस बात को सबसे ज्यादा प्रमुखता दे रहे हैं कि ठीक है, महाराणा प्रताप जिन पर हमें गर्व है, जिनकी बात करके हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, अच्छी बात है, उनके बारे में बताया जाना चाहिए, विस्तार से बताया जाना चाहिए। लेकिन अकबर को बाहर करने की शर्त पर यह कहीं ना कहीं विवादित लगता है। ऐसा है, मैंने कभी नहीं कहा कि अकबर को बाहर किया जाए। अकबर महान नहीं होगा, प्रताप महान होगा, क्योंकि किसी भी देश के इतिहास में वहां के वीरों का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे बच्चे संस्कारित हो, बच्चे प्रेरणा लेकर के चले और वहां का सही इतिहास हो।
आज महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी को पढ़ाया जाता है, तो मेरे आज राजस्थान के अंदर महाराणा प्रताप जो स्वाभिमान के प्रतीक थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों मुसलमानों के साथ, अंग्रेज शासकों के साथ उन्होंने संघर्ष किया, ऐसे महाराणा प्रताप को यदि महान राजस्थान में नहीं बताएंगे तो क्या बाहर विदेशों में जाकर के बताएंगे क्या? इसलिए मैंने कहा कि उसको प्रताप को महान पढ़ाएंगे, जिसको पढ़ते ही बच्चों के वीर गाथाओं के कारण उनके शरीर में, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में एक देश के प्रति, समाज के प्रति और इन वीरों के प्रति एक प्रेरणा जगे, इसकी आवश्यकता अनुभव की गई। क्योंकि इस इतिहास को पिछले विदेशी काल के अंदर बहुत कुछ तोड़ा मरोड़ा गया और कई इन शासकों ने जो है उस इतिहास को गलत ढंग से भी लिखा, और इस ढंग से लिखा ताकि मेरे भारत के अंदर जो एक उनके अंदर संस्कार आए, जो वीरता का भाव आए, जो प्रेरणा का भाव जगे, वो न जगे, ताकि यह देश गुलाम रहे। देवरानी साहब, दोनों महान हो जाए तो क्या दिक्कत है? अंकुश लगाने के दोनों लिए महान हो जाए तो क्या दिक्कत? भारत के अंदर एक प्रेरणादायी इतिहास आए है। काहे के लिए अकबर तो विदेशी आक्रांता था, वो महान कैसे हो सकता है इस देश के लिए? वह एक शासक हो सकता है, उसकी शासक की जो भूमिका थी उस पढ़ने जितना पाठ में अपेक्षित होगा वो आएगा। वो प्रताप के बराबर कैसे आ सकता है? मुझे कोई भी भारतीय जो भी बिना राजनीतिक चश्मे के साथ बात करेगा वो समझा दे कि वो किस प्रकार का महान था। यानी प्रताप की तुलना उसके साथ की नहीं जा सकती। यानी प्रताप का जो त्याग और बलिदान अकबर एक हमलावर था, इतिहास है, उतना अकबर का उसकी तुलना में तुच्छ है। अकबर एक आक्रांता, ये सारे आक्रांता ही तो थे। अकबर कहां इस देश का जन्म लेकर के इस देश का राजा था? ये तो सारे लोग यहाँ पे आक्रांता के रूप में आए जो इस देश को गुलाम बनाए रखा उन्होंने। आज उन्होंने तो फिर ये हमको किसने पढ़ा दिया देवरानी साहब, ये हमको किसने पढ़ा दिया कि अकबर महान था? राजा की भूमिका, अकबर कोई कहता नहीं, सब कहते हैं अकबर महान। यानी हमको जो पढ़ाया या जो देश में अब तक पढ़ाया गया वो सब गलत था। वामपंथियों ने गलत पढ़ाया, उनकी द्वारा लिखी गई किताबें गलत थी। मैंने कहा कि इस गुलामी मानसिकता से प्रभावित कुछ लेखकों ने इस प्रकार का लिखा और हमारे शासकों ने इसको कोई ध्यान नहीं दिया और हर चीज को राजनीतिक चश्मे के साथ देखते रहे, जबकि देश के अंदर शिक्षा को राजनीतिक चश्मे के साथ नहीं देखा जाना चाहिए। वह मेरे विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनाए, देशभक्त नागरिक बनाए, प्रेरणादायी उसको प्रेरणा मिले देश के इतिहास। संजय माधव जी, क्या ठीक है ये सब करना? जो बच्चों को पढ़ाई जाने वाली किताब में जो कुछ हो रहा है, माफ कीजिएगा सिंघल साहब, जेपी सिंघल साहब, क्या ये सही है जो हो रहा है बच्चों को किताबें पढ़ाने के लिए? मैं थोड़ा सा आपको जरा पीछे ले जाना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में, बहुत सारे वर्षों में अगर हम देखेंगे तो इतिहास का बहुत विकृतीकरण हुआ है हमारे देश में, और परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे संगठनों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। उच्चतम न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा बहुत सारे इतिहास के जो प्रसंग हैं उन पर ये टिप्पणी की गई, उन पर ये निर्णय दिए गए कि इनको किताबों से बाहर किया जाना चाहिए, इनको निकाला जाना चाहिए। और ये टिप्पणी क्यों की? क्योंकि भारत में जो पढ़ाया जाना चाहिए वो भारतीय होना चाहिए, भारत में पढ़ाया जाना चाहिए वो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि सबको ना पढ़ाया जाए, क्योंकि शिक्षा में ये निश्चित है कि सब तरह के जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन हम किससे पढ़ा रहे हैं? छठवीं कक्षा के विद्यार्थी को, 7वीं के 8वीं विद्यार्थी के लिए, तो उसको तो वो पढ़ाया जाना चाहिए जो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के आचरण, हमारे देश के व्यवहार और हमारे देश की बात को बताने वाला हो। अगर आप कोई एमकॉम कर रहा है, एमए कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, उस व्यक्ति को छूट होनी चाहिए कि वो किस तरह का ज्ञान बात करना चाहता है, किस तरह की बातें करना चाहता है। लेकिन जो स्कूल स्तर तक के जो विद्यार्थी हैं उनको तो हमारे देश से ओतप्रोत शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसलिए महाराणा प्रताप को लाना, उनको महान कहना तो हमको एक गौरव की बात होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान का विद्यार्थी महाराणा प्रताप के बारे में तो नहीं जानता है, शिवाजी महाराणा प्रताप के बारे में नहीं जानता और तमाम जो सावरकर के बारे में नहीं जानता, लेकिन जो राजस्थान से बाहर के कहे जा सकते हैं, विदेशी कहे जा सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करें और उनके दिमाग में ये भरें कि निश्चित तौर से ये तो महान थे। और जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग थे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके देश की रक्षा की, वो महान नहीं थे, तो ये बहुत गलत बात होगी। इसलिए विद्यार्थियों को उनकी अवस्था को ध्यान में रखते हुए शिशु अवस्था में विद्यार्थी सही शिक्षा दी जानी चाहिए। सही बात है। डोटासरा साहब, मैं आपका फाइनल कमेंट लेता हूँ, बहुत संक्षेप में। डोटासरा साहब, बहुत संक्षेप में मुझे ये चीज बताइए, क्यों नहीं अब तक कोशिश हुई राणा प्रताप साहब को पढ़ाने की? राणा प्रताप जो हमारे गर्भ से जुड़े हुए, पहले जोड़ देते, आज ये दिन ही नहीं आता। इनको मना कौन कर रहा है? इनकी पहले भी सरकार रही, महाराणा प्रताप को पढ़ाएं, लेकिन अकबर महान जो सबसे धर्मनिरपेक्ष शासक हुआ था
और हमारा देश का संविधान भी हमें धर्मनिरपेक्षता ही सिखाता है, तो ऐसे शासक को ऐसे को नहीं पढ़ा करके, और हम केवल महाराणा प्रताप को पढ़ाइए, आप महाराजा सूरजमल को पढ़ाइए, लेकिन उनको हटा करके एक संकीर्ण मानसिकता का परिचय आरएसएस की विचारधारा से ओतप्रोत होकर के सरकार देना चाहती है, शिक्षा मंत्री जी देना चाहते हैं। ये बहुत ही निंदनीय बात है। कहीं थोड़े दिनों बाद में नहीं हो जाए ऐसा। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, थोड़े दिनों बाद में कहीं ऐसा नहीं हो जाए। ठीक है, नहीं, एक प्रश्न मेरा अंतिम प्रश्न, ठीक समझ क्या महाराणा प्रताप धर्मनिरपेक्ष नहीं है? महाराणा प्रताप धर्मनिरपेक्ष नहीं है? ठीक है, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है, हमारा बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है। सिंघल साहब, इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता, इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता। ठीक है सिंघल साहब, बहुत शुक्रिया। सिंघल साहब, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। लेकिन कहीं अब आने वाले वक्त में ऐसा न हो जाए, ये इतिहास की किताब वामपंथियों की, ये इतिहास की किताब दक्षिणपंथियों की, ये किताब मध्यम मार्गियों की, आप तय कर लीजिए आपको कौन सा इतिहास पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर वेटेज हो, बढ़िया है, जो सही लगे, जो इतिहास है, जो सच है, वो सामने आए। एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज एंड व्यूज लगातार जारी, और भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जिन पर हम व्यूज लेंगे, जानने की कोशिश करें। किसान हंगामा मुआवजा क्या कुछ आज विधानसभा में कर गया, इस पर भी व्यूज। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे। न्यूज एंड व्यूज में आगे है मुआवजे पर मोर्चाबंदी, विधानसभा में तकरार, सीएम के विदेश दौरे पर उठा सवाल। देखिए बैंग बैंग सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। सोच बदलो, शेरा फिट लाइन पहनो। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। कैसा रहेगा आपका दिन? ग्रहों की क्या है दशाएं? आपकी हर शंका का निदान ज्योतिषाचार्य आशुतोष जी बताएंगे समाधान। किस्मत की लकीर। कहते हैं खबर में ताकत होती है, ताकत से मिलती है हिम्मत, हिम्मत से आता है हौसला, हौसला कुछ कर गुजरने का, हौसला आगे बढ़ते रहने का। जी राजस्थान न्यूज, खबरों में दम, सबसे आगे हम। क्या आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या फिर करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट? क्या जानना चाहते हैं कहां है बेस्ट लोकेशन? खरीदते वक्त कितनी हो मकान की कीमत? लोन लेते हुए किन किन बातों का रखें ध्यान? डील फाइनल करते समय क्या हो टर्म्स एंड कंडीशन? रियल एस्टेट बाजार की पूरी जानकारी देखिए प्रॉपर्टी प्लस, रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। समाचार तो सब देवे है, पर मैं खबर देंगा अपनी भाषा में। उठाया जाएगा लोगारा मुद्दा, पूछिया जाएगा आपरा सवाल। सुबह सु शाम तैरा पूरा समाचार, आपने राजस्थान रो पूरो हाल, अपनी भाषा अपनी खबर। रोजीना शाम 6:30 बजे जी राजस्थान न्यूज पे। मुद्दे जब बन जाते हैं आवाम की आवाज, राजनीति जब बन जाती है सियासी बिसात, हर बड़ी खबर और उसके नजरिए से आपको वाकिफ कराएंगे पुरुषोत्तम वैष्णव। देखिए न्यूज एंड व्यूज पुरुषोत्तम वैष्णव के साथ सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। लोक संगीत जो समा बांधे, लोक नृत्य जो मन मोह ले, थिरकते सुरताल, सुरीली धुनें और मुस्कुराते लोग, जैसे खुशबू अनमोल विरासत की। कुछ तो बात है राजस्थान में, दिलों को जोड़ती परंपरा। देखिए सुरीलो राजस्थान, रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर।
है खबरों की बात, जब बिछाई जाती है सियासी बिसात, जब उठते हैं आपके सरोकारों से जुड़े सवाल, हम बताते हैं आपको हर सूरत हाल, बेनकाब करते हैं हर दागदार चेहरा, दिखाते हैं आपको खबरों के पीछे की खबर। लोक संगीत जो समा बांधे, लोक नृत्य जो मन मोह ले, थिरकते सुरताल, सुरीली धुनें और मुस्कुराते लोग, जैसे खुशबू अनमोल विरासत की। कुछ तो बात है राजस्थान में दिलों को जोड़ती परंपरा। देखिए सुरीलो राजस्थान, रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। न्यूज एंड व्यूज में डिबेट नंबर 3, मुआवजे पर मोर्चाबंदी, विधानसभा में तकरार, सीएम के विदेश दौरे पर उठा सवाल। चलिए ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुआवजे पर मोर्चाबंदी, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, व्यूज इस पर लेंगे क्योंकि मुआवजे को लेकर सरकार कई मोर्चों पर जूझ रही है। एक तरफ जहां विपक्ष ने विधानसभा में मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं किसानों की राहत से इनकार ने मुसीबत बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री के जापान दौरे को विपक्ष ने मुद्दा बनाकर उसे घेर लिया। वहीं सरकार ने भरोसा दिया है कि केंद्र को कहा गया है जैसे ही मंजूरी मिली हालात बदल जाएंगे। प्रदेश में फसलों की खराबी से सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ हो ऐसा भी नहीं है, कुछ फायदा भी हुआ है। फायदा हुआ है तो विपक्ष को, जिसके पास मुद्दों का सूखा था। मुआवजे को उसने नाकाफी बताते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम के जापान दौरे को बेजरूरत बताते हुए ट्वीट किए जा रहे हैं। पहले से भी 20,000 करोड़ के किसानों की फसल का नुकसान प्रदेश में हो चुका है। प्रतिदिन किसान का नुकसान हो रहा है। किसान को जो मुआवजा दिया जा रहा है वो बहुत ही है, ऊंट के मुंह में जीरे वाली स्थिति है। वो किसान ले नहीं रहा है, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। उसके पास में एक समय में खाने के लिए, रोटी बनाने के लिए अनाज नहीं है। और ऐसी स्थिति में हमारी मुख्यमंत्री जी, सदन की नेता, जापान में सैर सपाटे कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पर हमले को बीजेपी ने नाजायज बताया है। उसके मुताबिक मुख्यमंत्री का दौरा पहले से तय था। सरकार ने इस बार जितना दिया है उतना पुरानी पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कई बार ओलावृष्टि हुई है, कई बार अकाल पड़े हैं, लेकिन जितनी गंभीरता के साथ, जितनी संवेदनशीलता के दिया है उतना पुरानी पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कई बार ओलावृष्टि हुई है, कई बार अकाल पड़े हैं, लेकिन जितनी गंभीरता के साथ, जितनी संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस ओलावृष्टि को लिया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, वो राजस्थान में आए, उन्होंने दौरे किए, नए नए पैकेज किसानों को दिए। कोटा में तो वैसे भी आदरणीय सांसद ओम बिरला जी के द्वारा एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक 27,000 बोरी गेहूं पूरे हाड़ौती क्षेत्र में किसानों के घर घर पहुंचाया गया है। वहीं मुआवजे से नाखुश किसानों का मामला भी चर्चा में है। किसानों ने मांग की है कि उन्हें जो मुआवजा दिया जा रहा है उससे भला नहीं होने वाला, और तो और सरकार पहले उनके खाने का इंतजाम करे। हालांकि बहुत कुछ केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, क्योंकि राज्य सरकार ने कई मांगे उसके सामने रख दी हैं, जिनमें मनरेगा के तहत 200 दिन का काम, 3.25 लाख मीट्रिक टन फ्री में गेहूं और 4 महीनों के बिजली बिल माफ करने जैसी मांगे शामिल हैं। शशि मोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो विधानसभा सचेतक गोविंद सिंह डोटासरा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संजय माधव किसान नेता मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ये व्यूज लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। डोटासरा साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले माधव साहब मैं आपके पास में आता हूं। मुझे एक चीज बताइए, ये बहुत जरूरी है जानना, क्या जो अब तक घोषणाएं हुई वो काफी नहीं है? क्या जो चीजें कही गई है सरकार की तरफ वो सिर्फ बातें हैं, जमीन पर अब तक कुछ नहीं हुआ है? माधव साहब। बिल्कुल, अभी तक जो सरकार की तरफ से बातें कही वो सिर्फ घोषणाएं ही रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुआवजे का प्रावधान है ये
जो है 54-55 में जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था उसके हिसाब से मुआवजा आज भी सरकार देने का प्रयास कर रही है किसानों का। और पूरे जो है अभी ये भूमि अधिग्रहण का कानून है, इसको लेकर जितनी बेचैनी सरकार में बदलने के लिए अध्यादेश ला रही है, फिर अध्यादेश द्वारा ला रही है, जितने मतलब कितना उनको व्याकुल है वो इसको लाने के लिए। छोड़िए, उस पर चर्चा करेंगे माधव साहब। किसान पूरा बर्बाद हो गया पूरे इलाके में। और आज भी 1854 के कानून को लेकर के मुआवजा देने का प्रावधान किया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि अभी बदली हुई परिस्थितियों में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है पूर्ण बहुमत से, राजस्थान में भी सरकार है, ये चिट्ठियां लिखने का नाटक क्यों हो रहा है? आप अगर मुख्यमंत्री को चिंता होती है यदि राजस्थान के किसान की, जिस प्रकार राजस्थान में आज हालत ये है कि हाड़ौती के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर 26 जिलों में कई इलाकों में तो किसानों के पास में खाने का लिए अनाज नहीं बचा है। इस तरह की स्थिति में मुख्यमंत्री महोदय बजाय जापान दौरे में बड़े बड़े पूंजीपतियों की सेवा में जो है उनको निमंत्रण देने के लिए जाने के बजाय राजस्थान में रहती, और बजाय जापान जाने के दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री के पास में, वहां की कृषि मंत्री के पास में, वित्त मंत्री के पास में राजस्थान का पक्ष रखती दृढ़तापूर्वक। और ये बजाय इसको लंबा खींचने के इतना समय अभी नहीं है। बड़ा संकट का दौर है। वित्त मंत्री खुद आकर के दौरा करके गए, देख के गए, अब क्या पक्ष रखना जरूरी है? ये तो सबकी सब चीजें जगजाहिर है, सबने देख ली। दौरे तो बहुत से लोग, पक्ष की क्या बात रह गई? दौरे तो हमारे परंपरा है नेताओं की दौरे करने की। जब लोग मरते होते हैं तो जहाजों से दौरे करते हैं। मेरा कहना यह है कि वास्तव में किसान को जो स्थिति है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये दौरे करने से खाली ऊपरी समझ में नहीं आएगा। जो लोग किसान हैं, जो किसानों में काम करते हैं, दिन रात रहते हैं, जो किसानों के, उनको पता है कि उनकी स्थिति आज क्या है। बहुत बुरी स्थिति है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत ही जो है दर्दनाक स्थिति में राजस्थान का किसान है और बड़ी उम्मीद से देख रहा है। और बड़े अफसोस की बात है कि 160-63 की बहुमत वाली भाजपा और दिल्ली में इन्होंने बहुत ही बड़ा धोखा आज किसान के साथ में किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये राजस्थान का किसान जो है इन्हें माफ नहीं करेगा। इसके लिए बहुत बड़ा इनको दंड जो आने वाले समय में निश्चित रूप से किसान देगा। ठीक है, डोटासरा साहब मैं आपके पास आता हूं। आप दौरों को लेकर के जिक्र करते हैं, आप दौरों को लेकर के कमेंट करते हैं, सैर सपाटे का भी जिक्र करते हैं, लेकिन दौरा आप लोग भी करते हैं। आरोप ये है सैर सपाटा आप लोग भी करते हैं। आप विधानसभा जाते हैं, घूमते हैं, वहां पर सैर सपाटा करते, वापस आ जाते हैं, विधानसभा में रुकते ही नहीं है। विदेश बीजेपी का कोई, सरकार का कोई यहाँ पर नुमाइंदा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस समय आज किसान के पास में शाम को खाने की रोटी का निवाला नहीं है, उस किसान को इन्होंने सीआरएफ नॉर्म्स के अलावा 1 रुपया दिया हो तो बताओ। लघु सीमांत और सीमांत को जो सीआरएफ के नॉर्म्स में है उसके अलावा 1 रुपये का पैकेज राज्य सरकार ने नहीं दिया, केंद्र सरकार ने नहीं दिया। जब केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, जिस किसान का 10 लाख का 5 लाख का नुकसान हुआ उसको 2000 रुपए का मुआवजा दे रहे हैं। किसान वो मुआवजा ले नहीं रहा है। वो ये कह रहा है मेरे को तो काम दे दीजिए जिससे मैं पूरे दिन काम करके शाम के मेरे बच्चों को पेट पाल लूं, उसके लिए खाने की व्यवस्था कर लूं। तो इस समय में ऐसी क्या आपत आ गई? और मैं पूछना चाहता हूं, सैर सपाटा इसलिए कह रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री कहने से अमेरिका, जापान या कोई वहां का निवेश करता यहां नहीं आएगा। जब इंडिया में आएगा, राजस्थान में आएगा, तो सबसे पहले भारत सरकार से एनओसी लेने के बाद में ही कोई बड़ा व्यवसाय लगा सकता है। केवल मुख्यमंत्री के कहने से नहीं आएगा। पहले भी 2003 से 8 में यही मुख्यमंत्री जी रहे थी। कितने यहां पर निवेश आए, कितने ये प्रवासी भारतीयों के जो लगाए थे, इन्होंने मेले भी लगाए थे, तो उसमें कितना इनको लाभ मिला। आज तक 1.5 साल में कितना निवेश ये लेकर के आए हैं। सिंगापुर भी माननीय मुख्यमंत्री जी गई थी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो समय है वो किसान के आंसू पूछने का है। उस समय में मुख्यमंत्री जी को विदेश नहीं जाना चाहिए। ठीक है गोविंद जी, मैं बहुत संक्षेप में आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। ये चीज किसी ने बोली, हमारे प्रदेश से राम रूठ गया, एक प्राकृतिक आपदा आई, राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, खैर हुई, पर क्या जो दूसरे आय के साधन है वो भी बंद कर दें? अगर मुख्यमंत्री कुछ और कमाने गई है तो फिर आपको उस पर आपत्ति क्यों? दूसरे सारे लोग तो यहां पर हैं, जिम्मेदार मंत्री यहां पर हैं, कृषि मंत्री यहां पर हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते थे। नहीं, मुख्यमंत्री जी जब कृषि मंत्री जी जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है, आपदा मंत्री जी वही राग अल्पा रहे हैं कि साहब हम तो जो है वो सीआरएफ नॉर्म्स में जो है वो दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को इस समय सदन में मौजूद रह करके उन्होंने खुद कहा था कि 28 तारीख तक गिरदावरी कराने के बाद में हम किसान के आंसू पूछने का काम करेंगे, इनको मुआवजा देंगे, हम बड़ा पैकेज देंगे। केंद्र से 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने मांगे हैं, आज 1 रुपया उनसे मिला नहीं। तो इस समय में
बाहर जाना और किसान का मुआवजा लेने से इनकार करना, उसको संभालने वाला कोई यहां पर है नहीं। इसलिए हमारा ये आरोप था, मेरा अब भी मेरा आरोप है कि मुख्यमंत्री जी को पहले किसान के आंसू पूछने का काम करना चाहिए, उसके बाद में निवेश लाने की बात करना चाहिए। नहीं ठीक है जी, ठीक है डॉक्टर साहब, सही बात है, ये सवाल जायज है, किसानों का भला होना चाहिए, किसी की मौजूदगी सदन में होनी चाहिए। डोटासरा साहब, ये भी हो सकता है, लेकिन आरोप ये भी है, खैर जवाब मैं आपसे नहीं लूंगा, आरोप ये भी है कि ट्वीट पर काम नहीं चलेगा, उन नेताओं को सदन में भी बोलना पड़ेगा, बात उनकी भी करनी पड़ेगी। खैर आप करेंगे नहीं, आपकी पार्टी के। एक छोटा सा ब्रेक मैं यहां पर ले रहा हूं, डोटासरा साहब मेरे साथ जुड़े और ये सारी की सारी बातें उन्होंने रखी। डोटासरा आपका शुक्रिया। माधव साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि अगला विषय पर्यावरण का है, बहुत गंभीर विषय है, मोदी साहब ने इस पर बात की है, ये न्यूज है, इस पर व्यूज लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। न्यूज एंड व्यूज में आगे है, 10 शहरों में लॉन्च हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब नहीं घुटेगा दम, मगर पीएम की पहल को चाहिए सबका साथ। विकास की ओर अग्रसर नगर विकास न्यास कोटा लेकर आए हैं 3 आवासीय योजनाएं। गोविंद नगर विस्तार आवासीय योजना, कैलाशपुरी विस्तार आवासीय योजना एवं शहीद भगत सिंह आवासीय योजना धदाना। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नगर विकास न्यास कोटा। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। इतने से पर है और तू मुझे कितना उड़ा रहा है? मैं तो बस चिल कर रहा था। इन कपड़ों में ऐसे चिल नहीं रे बाबा, बाहर आ जा और इनको उड़ा। चल जब भी होती है खबरों की बात, जब बिछाई जाती है सियासी बिसात, जब उठते हैं आपके सरोकारों से जुड़े सवाल, हम बताते हैं आपको हर सूरत हाल, बेनकाब करते हैं हर दागदार चेहरा, दिखाते हैं आपको खबरों के पीछे की खबर। लोक संगीत जो समा बांधे, लोक नृत्य जो मन मोह ले, थिरकते सुरताल, सुरीली धुनें और मुस्कुराते लोग, जैसे खुशबू अनमोल विरासत की। कुछ तो बात है राजस्थान में, दिलों को जोड़ती परंपरा। देखिए सुरीलो राजस्थान, रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। न्यूज एंड व्यूज में डिबेट नंबर 4, 10 शहरों में लॉन्च हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब नहीं घुटेगा दम, मगर पीएम की पहल को चाहिए सबका साथ। तो न्यूज क्या है ये आपको पहले दे देते हैं, व्यूज पर लेंगे। न्यूज ये है कि देश में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए आज पीएम मोदी ने एक क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। क्या ये है, पहले न्यूज में समझते हैं, फिर इसके व्यूज लेंगे। देखिए, दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम ने राज्यों के पर्यावरण और वन मंत्रियों के 2 दिन के सम्मेलन में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया। एयर क्वालिटी इंडेक्स से वायु प्रदूषण पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी। हम उस परंपरा में पले हैं, उन नीति नियम और बंधनों में पले बढ़े लोग हैं जहां प्रकृति को परमेश्वर के रूप में माना गया है, जहां पर प्रकृति की पूजा को सार्थक माना गया है। कार्बन एमिशन को रोकने के लिए जो सारे नीति नियम बना रहे हैं, विश्व के अंदर एक बंधनों की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कोई अपनी लाइफस्टाइल बदलने के लिए तैयार नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स शुरुआत में देश के 10 शहरों में काम करेगा और ये 6 मानकों पर शहरों के प्रदूषण का पता लगाएगा।
सितंबर तक 46 और शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया जाएगा। 10 लाख की आबादी वाले सभी शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च किया जाएगा। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण है। एक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ दिल्ली में हर साल वायु प्रदूषण की वजह से 10,000 लोगों की मौत होती है। तो चर्चा के लिए खास मेहमान मेरे साथ है संजय माधव साहब, किसान नेता मेरे साथ रहेंगे क्योंकि हवा का सीधा सरोकार है फसलों से। माधव साहब से ही बात करूंगा। सावर सिंह पर्यावरणविद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सावर सिंह जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं क्योंकि आप पर्यावरणविद हैं, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स से साहब होगा क्या? हाँ, मैं नहीं समझता कि ये क्वालिटी इंडेक्स कोई कारगर साबित होगा जिस देश में हिंदुस्तान जैसी जगह में जहां नदी को माँ का रूप दिया गया है, हिमालय जो पिता के रूप में है, पेड़ पौधे जो हवन के रूप में काम आते हैं, और जो मोदी जी ने अभी परंपरा की बात की थी कि हमारी परंपरा ऐसी रही है, परमेश्वर की रही है। और मैं ये भी साथ में विडंबना के रूप में कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो गंदी जो नदियां हैं वो हमारे ही देश की हैं, जिनको सबसे ज्यादा पवित्र माना। सबसे ज्यादा जंगलों की जो कटाई हुई, जो बर्बादी हुई है हमने की, जो कि एक वृक्ष को पिता तुल्य माना। तो ये बड़ी विडंबना है। और इसमें जो स्किल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसकी बजाय अगर हैबिट डेवलपमेंट की अगर बात करें और उस परंपरा को हम नए तरीके से आज सोचें, जो कि बहुत आवश्यक है, तो कुछ चेंज हो सकता है। मैं नहीं समझता कि सावर सिंह जी, इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, कहा हम लाइफस्टाइल बदलना नहीं चाहते, हम लाइफस्टाइल बदलना नहीं चाहते। अगर हम लाइफस्टाइल बदले तो शायद परिवर्तन आए। इसके लिए हर जनसाधारण जो भारत का नागरिक है, सबकी जिम्मेदारी है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि लेकिन ये जो जिम्मेदारी जो है वो सोशल लेवल पर है, वो ये एक ग्रामीण लेवल पर है। वो जो हमारे लोग हैं, जो किसान हैं, जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जो वन विभाग है, उन सारी चीजों से जुड़ी हुई है। ये कहीं भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। और जो भी चीज अगर पॉलिटिकल एजेंडा बनती है, निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम आते हैं और आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास में आता हूं। माधव साहब, मुझे बताइए, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़ा अंग्रेजी का शानदार सा शब्द है, कैसा लगता है आपको सुन के? क्या होगा ये लग जाने से? सिस्टम लग जाएगा, पता चल जाएगा चलिए इतना प्रदूषण है, पर उससे होगा क्या? मुझे तो डरावना सा लगता है देखने में कुछ इस तरह से। जो है अभी जिस प्रकार से जब से केंद्र में सरकार आई है मोदी जी की, बीजेपी की, तब से जितने भी प्रोग्राम हुए हैं वो ज्यादातर प्रोपेगेंडा उनमें ज्यादा है। और वास्तव में जमीनी स्तर पर गंगा का उन्होंने स्वच्छता का बात की, और भी तमाम जो है अपन देख सकते अभी भिन्न भिन्न चीजें आ रही हैं सामने। अधिकतर जोर घोषणाओं पर और जो है नए नए नारे उछालने पर है। जैसा साथी पर्यावरण विशेषज्ञ हैं बता रहे हैं कि इसका कोई ज्यादा जो कोई हाँ हो सकता है, ये जरूर कर सकते हैं आने वाले समय में, कोई सांस लेने पर टैक्स लगा दें, ये जिस तरह उदारीकरण का दौर चल रहा है। बाकी आदतें बदलने की बात प्रधानमंत्री किसकी आदतें बदलने की बात है? किसान को कोई बुरा मत सोचिए। नहीं, किसान तो देखिए, एक बात सुनिए आप मेरी बात। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि मेरी आप उसकी बात की कि आदतें किसकी आदतें बदलने की बात कर रहे हैं? जिनकी आदतें बदलने की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिनके लिए वो काम कर रहे हैं। हकीकत में आदतें बदलने की जरूरत है। जो मर्सिडीज बड़ी बड़ी गाड़ियां शहर में सबसे ज्यादा पोल्यूशन, जो वायु प्रदूषण फैलाती हैं, आज एक आदमी गाड़ी लेकर चला, आज गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज जो है फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैला रही हैं। आप जयपुर शहर में देखिए, ये द्रव्यवती नदी या हमारी शाह का नाला है, इसमें गंदगी कौन फैला रहा है? नदियों को प्रदूषित कौन कर रहा है? नाम आप कितना भी आम आदमी कर, लेकिन ज्यादातर बड़ी मात्रा में जो पोल्यूशन है वो बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां और बड़े बड़े लोग जो हैं, जिनके हाथों में सरकारें हमारी काम करती है, जिनके हित में, वो लोग पोल्यूट कर रहे हैं वातावरण। एक सावर सिंह, मैं आपके पास आता हूं। ठीक है माधव जी, सही बात है, सही बात आपने कही। सावर सिंह जी, एक कोशिश तो हुई ना, कम से कम शुरुआत हुई। ये पता तो चलेगा कहां कितना प्रदूषण है, कहां कार्रवाई करने की जरूरत है, या जहां पर प्रदूषण नहीं है वहां से दूसरे शहर नजीर के रूप में उसे कैसे ले सकते? शुरुआत तो हुई कम से कम। पर्यावरण के बारे में किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने सोचा तो सही, वरना कौन सोचता है? सावर सिंह जी ना, ठीक बात कह रहे हैं आप। मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद देता हूं कि एक पर्यावरण को लेकर कोई मुहिम शुरू हुई है और क्लीन इंडिया की बात भी हुई है। लेकिन वो जो क्लीन इंडिया है, जहां हरिद्वार कभी जाएंगे तो ढेर लगे हैं, खूब सारे ढेर। हमें नदी को साफ करने की जरूरत नहीं है, नदी शुरू से ही साफ आती है, हिमालय से साफ ही आती है पानी।
हमें जरूरत नहीं है, हमें तो गंदा करने से रोकना है, वो कैसे शुरुआत करें। दूसरी बात, मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट इश्यू डिस्कस कर रहा हूं। मेरे पास में एक पोस्टर है जो मैंने पिछले पर्यावरण दिवस पर लिया था, ये सिविल लाइन के पास का है, जिसके एक पेड़ है जिसके चारों तरफ 20 फीट तक कोई जमीन नहीं है, उसका दम घोट दिया हमने। और चारों तरफ आज जितनी जयपुर के चारों तरफ जितनी भी सड़कें हैं, उन सारी सड़कों पर जो बड़े पेड़ हैं, वो सारे बड़े पेड़ों के चारों तरफ कहीं भी कोई भी जमीन का हिस्सा नहीं छोड़ा, वो पूरे के पूरे बड़े पेड़ बिना पानी के अभाव में सूख गए। एक स्ट्रेटेजी है उसको मारने की। और छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं सुंदरता के नाम पर, जिनको रोज पानी चाहिए। और राजस्थान जैसी जगह पे रोज पानी वाले पौधों की कहां जरूरत है। मैं पॉलिसी कौन पास करता है, पॉलिसी पास कैसे होती है, इंप्लीमेंट कैसे होता है, मेरे तो समझ से बाहर है सर। हाँ, किसी को इस बात को बताने की जरूरत नहीं है कि पॉल्यूशन कहां से हो रहा है, कहां से उसको ठीक करने की जरूरत है। सारी चीजें सबके सामने हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर किसी मशीन को लगाने की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, अगर इससे परिवर्तन आता तो बहुत अच्छा। सावर सिंह जी आप आए, बहुत शुक्रिया। संजय माधव साहब भी हमारे साथ जुड़े। माधव साहब, मैं आपका शुक्रिया करूंगा, ये वायदा भी करूंगा आपकी सांस पर टैक्स नहीं लगने दूंगा। अगर लगता है तो आवाज बुलंद करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, शुद्ध हवा मिले आपको, कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। इस उम्मीद के साथ स्वच्छ भारत हो, निर्मल भारत हो और जो वायदे किए जा रहे हैं वो पूरे हों। न्यूज एंड व्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे आपकी न्यूज लेकर, उस पर आपके सरोकारों से जुड़े व्यूज लेकर। आज बस इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।